हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग कर रहे हैं घटना चक्र, जिसमें कि हम लोग कर रहे हैं भारतीय इतिहास। तो आज है लेक्चर 11। तो इसके पहले 10 तक करा दिया गया है, तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट ओपन करिए, उसको देख सकते हैं। तो देखिए, हम लोग भारतीय इतिहास में 1990 से लेकर 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं प्रीवियस ईयर में, उन सभी का एनालिसिस करते हैं। और आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप अगर यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ का तैयारी कर रहे हैं, तो क्वेश्चन का पैटर्न समझने के लिए पूरे इससे अच्छा कोई साधन नहीं है। तो इसको घटना चक्र को पढ़ते रहिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, और आज का टॉपिक है मुगल वंश के बारे में शुरू करेंगे। तो यहाँ पर शुरू होता है मुगल वंश, जो कि पहला मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। तो बाबर शुरू करेंगे। अब दिल्ली सल्तनत पूरा हो चुका है, तो आप लोग पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर नोट्स दिए गए हैं। मुगल शासक वास्तव में तुर्कों की चगताई नामक शाखा के थे। इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता के चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था, जिसके अधिकार में मध्य एशिया तथा तुर्कों का देश तुर्किस्तान था। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर था। इसका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में उमर शेख मिर्जा एवं कुतलुग निगार खानम के घर हुआ था। तो अगर आप लोग इससे वैलेंटाइन डे के नाम से भी याद रख सकते हैं। 14 फरवरी को हुआ था और 1483। पिता की मृत्यु के बाद लगभग 11 वर्ष 4 माह की अल्पायु में जून 1494 में वह फरगना के सिंहासन पर बैठा। सैबानी खां ने 1501 ईस्वी में सर ए पूल के युद्ध में बाबर को पराजित कर मध्य एशिया से खदेड़ दिया। इस युद्ध में उज़्बेकों की युद्ध नीति तुलुगमा पद्धति का प्रयोग खैबानी खां ने बाबर के विरुद्ध किया था। बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल विजय की एवं 1507 से 1508 ईस्वी में अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई उपाधि मिर्जा का त्याग कर नई उपाधि पादशाह धारण की। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछता है पादशाह की धारण किसने की थी, तो बाबर ने। आलम खां इब्राहिम लोदी का चाचा था। उसने दिल्ली के राज सिंहासन पर अपना अधिकार जताते हुए बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। 1524 ईस्वी में बाबर के चौथी बार भारत अभियान के दौरान दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी तथा पंजाब के गवर्नर दौलत खां मध्य कटु संबंध हो गए थे। सुल्तान इब्राहिम लोदी ने दौलत खां को राजधानी आने का आदेश दिया था, जिसका दौलत खां ने उल्लंघन किया था। दौलत खां ने अपने पुत्र दिलावर खां को बाबर के पास इस संदेश के साथ भेजा कि वह सुल्तान इब्राहिम लोदी को दिल्ली के सिंहासन से अपदस्थ कर उसके स्थान पर उसके चाचा आलम खां को पदस्थ करने में सहायता करें। मतलब लोदी के पास भेजा था। सॉरी, लोदी नहीं, लोदी को हटाना चाहता था, तो बाबर की सहायता से हटाना चाहता था। और तो बाबर के लिए यह स्वर्णिम अवसर था, क्योंकि उसे मेवाड़ के राजा राणा सांगा का भी नियंत्रण प्राप्त हो चुका था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। बाबर के पास विशिष्ट सुविधाएं थी। उसके तोपखाने ने इस युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किया। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक होते हुए भी पराजित हुई और इब्राहिम लोदी रण क्षेत्र में मारा गया। फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। बाबर ने तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। इस युद्ध में बाबर की सफलता का सबसे मुख्य कारण उसका विशाल तोपखाना था, जिसका नेतृत्व उस्ताद अली कुली नामक व्यक्ति कर रहा था। बंदूकचकियों का नेतृत्व मुस्तफ़ा कर रहा था। बाबर की उदारता के कारण लोगों ने उसे कलंदर की उपाधि प्रदान की। वर्तमान भारत में सर्वप्रथम पानीपत की पहली लड़ाई में तोपों का प्रयोग किया गया। बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ। इसी युद्ध में विजयश्री बिल्ले के उपरांत बाबर ने गाजी यानी काफिरों को मारने वाला की उपाधि धारण की। 1528 ईस्वी में बाबर ने चंदेरी के किले पर अधिकार कर लिया। युद्ध में मेदनी मारा गया। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर और महमूद लोदी के साथ मध्य हुआ था। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ। बाबर का यह अंतिम युद्ध था। अपने इस विशाल साम्राज्य की शासन व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए बाबर ने एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में अलग अलग व्यवस्था की थी। भारत से बाहर बदशंखा का शासन हुमायूं मीर फख्र अली हिंदाल तथा मिर्जा सुलेमान को प्रदान किया गया।
कामरान को काबुल, कंदाहार एवं मुल्तान का प्रशासन दिया गया। मीर यूसुफ अली को पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया गया, जिसके नियंत्रण में भीरा, लाहौर, दीपालपुर, सियालकोट, सरहिंद तथा हिसार फिरोजा सम्मिलित थे। हिसार फिरोजा से लेकर बलिया तक के प्रदेश तथा बयाना, चंदेरी एवं ग्वालियर तक के प्रदेशों में बाबर ने एक नवीन शासन व्यवस्था कार्यान्वित की। इस प्रकार बाबर का साम्राज्य बांका से बिहार तक फैला था, किंतु आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र उसके साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। यह क्षेत्र उस समय विभिन्न राजपूत शासकों के शासनांतर्गत था। मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा। इसे तुज़्क़-ए-बाबरी कहते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा में जिन दो हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है, उनमें एक विजयनगर तथा दूसरा मेवाड़ है। तुर्की भाषा में बाबर द्वारा लिखित यह ग्रंथ संसार की श्रेष्ठतम आत्मकथाओं में स्थान रखता है। अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना से तुज़्क़-ए-बाबरी का फारसी भाषा में रूपांतरण करवाया। इसके अतिरिक्त बाबर द्वारा पद्य रचनाओं का संकलन दीवान में किया गया, जो तुर्की पद्य में श्रेष्ठ स्थान रखता है। पद्य में उसने एक नवीन शैली में मुबय्यान लिखा, जो मुस्लिम कानून की पुस्तक है। बाबर की एक रचना रिसाल ए उसज यानी खत ए बाबरी थी, जिसकी शैली नवीन मानी गई थी। मुगल बादशाह बाबर के सेनानायक मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। तो इसमें अब पहला क्वेश्चन आता है, देखिए आईएएस 2023 का क्वेश्चन है, 2003 का क्वेश्चन है, सॉरी 2003 का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान। तो पहला ऑप्शन है इब्राहिम लोदी के संबंधी थे तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन पर के दावेदार थे। तो हम लोगों ने नोट्स में पढ़ा था, तो यही सही है, ऑप्शन नंबर ए। देख सकते हैं यहाँ पर आलम खां इब्राहिम लोदी का चाचा था। उसने दिल्ली के राज सिंहासन पर अपना अधिकार जताते हुए बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। 1524 ईस्वी में बाबर के चौथी बार भारत अभियान के दौरान दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी तथा पंजाब के गवर्नर दौलत खां के मध्य कटु संबंध हो गए थे। सुल्तान इब्राहिम लोदी ने दौलत खां को राजधानी आने का आदेश दिया था, जिसका दौलत खां ने उल्लंघन किया था। दौलत खां ने अपने पुत्र दिलावर खान को बाबर के पास इस संदेश के साथ भेजा कि वह मुल्तान इब्राहिम लोदी को दिल्ली के सिंहासन के अपदस्थ कर उसके स्थान पर उसके चाचा आलम खां को पदस्थ करने में सहायता करे। बाबर के लिए यह स्वर्णिम अवसर था, क्योंकि उसे मेवाड़ के राजा राणा सांगा का भी निमंत्रण प्राप्त हो चुका था। अतः बाबर को यह विश्वास हो गया कि भारत विजय का अवसर आ गया। देखिए बाबर उस समय काबुल से और जहाँ भी वहाँ रहता था वहाँ से निकाल दिया गया था, उसको रहने कोई जगह ही नहीं था। वो तो बस एक अवसर ढूंढ रहा था कि कैसे ही कहीं पर भी हमको एक निवास मिल जाए, और इसमें इसके लिए यहाँ पे इसीलिए कहा गया ना, स्वर्णिम अवसर था, मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था? तो यह दिया था दौलत खान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे, तो यह थे चगताई तुर्क, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से किसने बाबर को सर ए पोल के युद्ध में पराजित किया था? तो यह किया था शैबानी खान ने, ऑप्शन नंबर बी में है शैबानी खान, तो 1501 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था? तो ये बाबर ने अपनाया था। 6 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो यह हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो यह उसकी सैन्य कुशलता थी। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुई, जिसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की। बाबर की सैन्य संख्या लोदी सेना से कम थी, फिर भी उसकी कुशल सैन्य नीति के चलते विजयश्री ने उसका वर्ण किया। 8 नंबर क्वेश्चन है, बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था? तो ऑप्शन डी है कुशल सेना नायक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? तो यह था पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का युद्ध पता ही है, 1526 में हुआ था। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर ने किसको हराया था? तो इब्राहिम लोदी को हराया था 1526 में। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत लड़ाई पराजित किया था? तो 1526, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 सही है, खानवा का युद्ध 1527 सही है, घाघरा का युद्ध 1529 सही है, चंदेरी का युद्ध 1530 नहीं है, बल्कि चंदेरी का युद्ध ये होगा 28 में। ये बाबर और बेदरी की राय के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाबर के भारत आने के फलस्वरूप पहला है उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई थी, और दूसरा है इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुम्बद बनाने की शुरुआत हुई, और तीसरा है इस क्षेत्र में तैमूरी यानी तिमूरिद राजवंश स्थापित हुआ। तो इसमें देखिए ये सिर्फ केवल 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इंस्टॉलेशन भी इसका लंबा है, देख सकते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद का प्रयोग बाबर के आक्रमण से पूर्व हो चुका था। हालांकि भारत में तोप और बंदूक का प्रयोग करने का श्रेय बाबर को दिया जाता है। जहरुद्दीन मुहम्मद बाबर की धमनियों में एशिया के 2 वीर जातियों का रक्त प्रवाहित था। माता की ओर से वह चंगेज खां मंगोल का वंशज था, तथा पिता की ओर से तैमूर का वंशज था। अतः बाबर के सत्तारूढ़ होते ही इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। तैमूर प्रभुसत्ता के दैवी अंश के साथ ही संप्रभु के अविभाज्य सत्ताधिकार में विश्वास करता था। मेहराब और गुम्बद बनाने की शुरुआत सल्तनत काल में हो चुकी थी। बाबर ने भारत में इस्लामी वास्तुकला को स्वयं किसी प्रकार प्रभावित नहीं किया, परंतु बाबरनामा में उसने स्थानीय वास्तुकला में संतुलन या सुडौलपन के अभाव का वर्णन किया है। उसने आगरा में एक उद्यान का निर्माण करवाया। उसने पानीपत की मस्जिद एवं संभल की जामा मस्जिद का निर्माण किया। हुमायूं ने दिनपनाह नगर की नींव रखी, जो रोड़ी की बनी हुई थी, और सामान्य भवनों को महलों के रूप में परिवर्तित किया गया। शेर शाह के काल में नगर के विशाल और मजबूत दरवाजों में सुंदर मेहराबों के निर्माण और संगमरमर तथा रंगीन टाइलों के प्रयोग से यह प्रकट होता है कि नए व्यक्तित्व के अधीन भवन निर्माण की नई परंपरा शुरू हुई। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला ए कुहना का निर्माण शेर शाह द्वारा 1542 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो यह किया था खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? तो ये था खानवा का युद्ध। मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में, तो सेम क्वेश्चन है, राणा सांगा। और खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो राणा सांगा हुए थे। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा, तो यह रखा था बाबर। इनका 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी? तो यह किया था काबुल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे तो काबुल का क्षेत्र और पंजाब का क्षेत्र, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र। तो 1, 2, 3 ऑप्शन जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, काबुल, पंजाब और आधुनिक उत्तर प्रदेश, राजस्थान नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है? तो यह है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। बाल्यावस्था में ही पिता का साया छीन जाने के बावजूद बाबर ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसके साहस एवं धैर्य का ही प्रतिफल था कि उसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। उसने अपने पुत्र हुमायूं को सलाह दी थी कि संसार उसका है जो परिश्रम करता है, किसी भी आपत्ति का मुकाबला करने से मत चूकना। परिश्रमहीनता और आराम बादशाह के लिए हानिकारक है। बहुत ही अच्छा शिक्षा दिया था, हम सबको इस पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया? तो ऑप्शन सी है मेवाड़ का। बाबर ने अपनी आत्मकथा में जिन 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है उनमें एक विजयनगर तथा दूसरा मेवाड़ है। बाबर लिखता है कि जब हम लोग काबुल में ही थे तो राणा सांगा मेवाड़ का शासक ने उपस्थित होकर उसकी ओर से निष्ठा प्रदर्शित की थी और यह निश्चय किया था कि सम्मानित बादशाह इस ओर से दिल्ली यानी दिल्ली के समीप पहुंच जाए तो मैं राणा सांगा
इस ओर से आगरा पर आक्रमण कर दूंगा। तुर्की भाषा में बाबर द्वारा लिखित यह ग्रंथ संसार की श्रेष्ठतम आत्मकथाओं में स्थान रखता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो कथन है, बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा और क्योंकि तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। तो ये सही है, लेकिन आर गलत है, तुर्की राजभाषा नहीं थी। बाबर ने अपनी जीवन संबंधी घटनाओं को तुर्की भाषा में लिखित तुज़्क-ए-बाबरी में संकलित किया था, जिसका फारसी अनुवाद बाबरनामा है, किंतु तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी, अपितु यह सम्मान फारसी को प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुज़्क-ए-बाबरी किस भाषा में लिखा गया? तो तुर्की। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था मीर बाकी ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार मुगल बादशाह बाबर के सेना नायक मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। तो इस प्रकार ये ख़त्म होता है। और अब आता है नेक्स्ट, हुमायूं और शेर शाह। तो देखिए, हुमायूं का लड़का ही इसका बाबर का लड़का ही हुमायूं है, लेकिन हुमायूं ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाया। इसके शासनकाल में शेर शाह सूरी आ गया था। पढ़ते हैं इसके नोट्स। हुमायूं, कामरान, अस्कनी एवं हिंदाल। हुमायूं बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था, यानी बड़ा। और हुमायूं 1508 ईस्वी में काबुल में पैदा हुआ था। उसकी माँ माहम बेगम शिया संप्रदाय से संबंधित थी। कामरान और अस्करी की माँ गुलरुख बेगम तथा हिंदाल की माँ दिलदार बेगम थी। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया। इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा, जिसके बाद शेर शाह ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1531 ईस्वी में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया और 1532 ईस्वी में रायसीन के महत्वपूर्ण किलों को जीत लिया। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम इस प्रकार है, जैसे देवरा है, दौरा, चौसा, कन्नौज एवं सरहिंद। 1532 ईस्वी में उसने गोमती नदी के तट पर स्थित दौरा यानी देवरा नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों को परास्त किया। 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेर शाह से पराजित होना पड़ा। देखिए, याद रखिए, 26 जून 1539 जो कि चौसा का युद्ध है। इसी युद्ध में निजाम नामक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। हुमायूं के विरुद्ध चौसा की इस विजय से शेर खां यानी शेर शाह की शक्ति एवं प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई। उसने शेर शाह की पदवी धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा सिक्के पर, तो चलिए यहाँ पे छूट गया था, हम लोग फिर से इसको देखते हैं। उसने शेर शाह की पदवी धारण की और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा सिक्के पर भी अंकित करवाया। 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम में युद्ध में भी हुमायूं को शेर शाह से पराजित होना पड़ा और विवश होकर एक निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा। और 22 जून 1555 को सरहिंद की युद्ध में विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया राज्य वापस दिला दिया। यानी देख रहे हैं, 1540 से लेकर 1555 तक भटकता रहा, यानी 15 सालों तक। फरीद, जो बाद में शेर शाह सूरी बना, यानी शेर शाह सूरी का नाम पहले फरीद था। तो शेर शाह सूरी ने अपनी शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की थी। 1494 ईस्वी में फरीद ने घर छोड़ दिया तथा विद्या अध्ययन के लिए जौनपुर चला आया, जो सिराज ए हिंद नाम से प्रसिद्ध था। तो देखिए, जौनपुर उत्तर प्रदेश में है। शेर शाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैन्य सुधार, करेंसी प्रणाली में सुधार आदि सम्मिलित थे। शेर शाह ने बंगाल को सरकारों जिलों में बांट दिया। इनमें से प्रत्येक को एक छोटी सेना के साथ सिकदारों के नियंत्रण में दे दिया। अमीन ए बंगाल अथवा अमीन ए बंगाल नामक असैनिक अधिकारी को सिकदारों की देखभाल के लिए नियुक्त किया। सर्वप्रथम काजी फजीलात नामक व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया गया। शेर शाह ने पुराने घिसे पिटे सिक्के के स्थान पर शुद्ध सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया। उसने शुद्ध चांदी का रुपया 178 ग्रेन तथा तांबे का दाम 380 ग्रेन चलाया। रुपया और दाम की विनिमय दर यानी रुपया 1 और दाम जो है 64 थी। इसके समय में 23 टकसालें होने का उल्लेख प्राप्त होता है। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत हुमायूं द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया था। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली यानी दिन पनाह में 1565 से 1572 ईस्वी में करवाया था। इस मकबरे के वास्तुकार मीरक मिर्जा गियास थे। यह मुगल हाजी बेगम ने
अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिन पनाह 1565 से 1572 ईस्वी में करवाया था। इस मकबरे के वास्तुकार मीरक मिर्जा गियास थे। यह मुगल वास्तुकला का प्रथम दोहरा गुंबद वाला मकबरा है। कालिंजर विजय 1545 ईस्वी के दौरान जब शेर शाह के सैनिक उक्का गोले फेंकने में व्यस्त थे तो बारूद से भरा हुआ एक गोला दुर्ग की दीवार से टकरा कर वहां गिरा जहां बारूद से भरे हुए बहुत से गोले रखे हुए थे, जिससे गोलों में आग लग गई और वे फट फट कर सभी दिशाओं में विध्वंस करने लगे। शेरशाह वहां से अधजला बाहर निकला। यद्यपि दुर्ग जीत लिया गया, किंतु यही जीत शेरशाह के लिए अंतिम हो गई। 22 मई 1545 को कालिंजर में ही उसकी मृत्यु हो गई। कालिंजर का अभियान शेरशाह का अंतिम अभियान था। उस समय वहाँ का राजा कीरत सिंह था। शेरशाह के सूरी ने मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर कहा कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया। शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंची चबूतरे पर बना है। दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण हुमायूं ने करवाया था। यहाँ किला एक कोहना नामक मस्जिद शेर शाह द्वारा बनवाया गया था। कृषकों की मदद के लिए शेर शाह ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे, जिनमें स्पष्ट किया गया होता था कि उस वर्ष उन्हें कितना लगान देना है। किसान कबूलियत पत्र के द्वारा इन्हें स्वीकार करते थे। तो अब यहाँ पे प्रश्न शुरू होता है। प्रश्न संख्या 1 है, निम्न नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। तो कामरान था और अस्करी था, हिंदाल था, उस्मान नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। कामरान, अस्कनी एवं हिंदाल बाबर के पुत्र तथा हुमायूं के भाई थे। हुमायूं बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था। हुमायूं 1508 ईस्वी में काबुल में पैदा हुआ था। उसकी माँ माहम बेगम सिया संप्रदाय से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर है देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। तो देख लीजिए टाइम। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख, देवरा 1532 में, चौसा 39 में, कन्नौज 40 में और सरहिंद 55 में। ठीक है, 32, 39, 40, 55। निम्नलिखित में से किन 2 शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था? तो ये था हुमायूं और शेरशाह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? तो यह किया था जौनपुर से। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? तो ये था शेरशाह। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो ये थे शेरशाह सूरी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, करेंसी प्रणाली में सुधार। तो सभी सुधार तो किया ही गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और चलते हैं हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन पर। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? तो यह थे हुमायूं। ऑप्शन नंबर बी। और हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो यह किया था 1532 ईस्वी में। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें क्रमानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। दौरा, कन्नौज, चौसा और सामूगढ़ का युद्ध। तो यहाँ पर देख सकते हैं, दौरा का युद्ध हुआ था 1532 में, चौसा का युद्ध हुआ था 39 में, कन्नौज का 40 में हुआ था और सामूगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो यह करवाया था हाजी बेगम ने। ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली यानी दीन पनाह में 1565 से 1572 ईस्वी में करवाया था। इस मकबरे का वास्तुकार मीरक मिर्जा गयास था। यह भारत का प्रथम दोहरा गुंबद वाला मकबरा है। इस मकबरे के परितः एक बाग की रचना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी का सिक्का किसने शुरू किया? तो यह शेरशाह ने शुरू किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह के अंतर्गत तांबे और दाम की चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या थी? तो इस समय तो 1 और 64 था। देखिए 64 कहीं है, 64 और 1 सही है। ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शेरशाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? 2 कथन है। पहला कथन है, वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे। और दूसरा है, हालांकि एक शासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक सही है।
तो देखिए यहाँ पर शेर शाह सूरी 1540 से 1545 ईस्वी का मध्ययुगीन भारत के शासकों में एक महत्वपूर्ण स्थान है। वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे। प्रशासन के क्षेत्र में उसके द्वारा किए गए सुधारों के कारण उसे अकबर का पुरोगामी माना जाता है। अतः कथन एक सही है। एक शासक के रूप में शेर शाह के गुण युद्ध के दौरान युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय थे। युद्ध के मैदान पर उसे कुछ युद्धों में सफलता प्राप्त हुई तथा कुछ युद्धों में असफलता का भी सामना करना पड़ा। उदाहरण हेतु हुमायूं ने दौराह यानी देवरा का नामक स्थान पर अफगानों को पराजित किया, जिसमें शेर शाह सूरी शामिल था। इसी तरह शेर शाह द्वारा मारवाड़ पर विजय विश्वासघात का प्रतिफल था, जबकि प्रशासन के रूप में उसके द्वारा किए गए कार्य इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उदाहरण हेतु उसके द्वारा किए गए राजस्व सुधारों के तहत राजकोष में वृद्धि हुई। सैन्य सुधार के तहत उसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भारत में स्थापित घोड़ों को दागने की प्रथा को कड़ाई से लागू किया। इसने पुराने घिसे पीटे सिक्के के स्थान पर शुद्ध सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्के का प्रचलन किया। इसने शुद्ध चांदी का रुपया 178 ग्रेन तथा तांबे का दाम 380 ग्रेन चलाया। इसी प्रकार शेर शाह की न्याय व्यवस्था की मध्ययुगीन भारत में अप्रतिम स्थान रखती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, शेर शाह की मृत्यु हुई तो यह हुआ था कालिंजर के युद्ध में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कालिंजर विजय में हुआ था। 1545 में यह युद्ध हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध हुआ था? तो कालिंजर में हुआ था। फिर है मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना पूरा साम्राज्य खो दिया। इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक के संबंध में करेंगे? तो ये है शेर शाह। नेक्स्ट है, शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे? तो यह थे मारवाड़। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में है। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? इसी तो सासाराम में है। शेर शाह को दफनाया गया था तो यह सासाराम में। निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेर शाह ने करवाया था? तो यह करवाया था दिल्ली का किला, कुहना ए मस्जिद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो शेर शाह का छोटा शासनकाल भारतीय भवन निर्माण कला के इतिहास में संक्रांति का युग है। किला कुहना मस्जिद दिल्ली जो 1542 ईस्वी में निर्मित हुई थी को उसके उज्ज्वल वास्तुकलात्मक गुणों के कारण उत्तरी भारत के ऐतिहासिक भवनों में उच्च स्थान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था तो यह किया था शेर शाह ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 25 है, दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला एक कुहना का निर्माण किसने कराया? तो ये कराया था शेर शाह ने। सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 है, दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा शेर शाह सूरी। सेम क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 27 है, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा शेर शाह। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई? तो ऑप्शन डी हो जाएगा शेर शाह। और क्वेश्चन नंबर 29 है, शेर शाह का उत्तराधिकारी था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस्लाम शाह। और क्वेश्चन नंबर 30 है, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो ऑप्शन ई है, ये एक से अधिक किया गया था। एक से अधिक लोगों ने किया। जैसे इस्लाम शाह शेर शाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु 1553 ईस्वी में हुई। इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 और 500 इकाइयों में विभाजित किया था। सिकंदर शाह ने अपने शासनकाल में इस्लाम शाह के सैन्य व्यवस्था को लागू रखा था। तो देखिए इसमें इस प्रकार ये समाप्त हो गया। और नेक्स्ट अब आता है अकबर। तो अकबर का बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत विस्तृत से पढ़ना है, क्योंकि अकबर के काल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। तो अकबर के नोट्स और अकबर के जो क्वेश्चन आएंगे उसके आंसर रहेंगे, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर आप लोग उसको पढ़िए तो 2-3 बार पढ़िएगा अकबर से। अब ऐसा नहीं कि अब ये हुमायूं और शेर शाह का छोड़ देंगे, इसको भी पढ़ना रहेगा। ठीक है। लेकिन अकबर वाले को बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि अकबर वास्तविक मुगल संस्थापक अकबर को ही माना जाता है। ओके। तो अकबर को आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए। और फिर चलिए हम लोग अब कल के वीडियो में, जो कल बनेगा नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम लोग अकबर के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।